चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछला वीडियो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के चैनल पर ज़रूर चेक करें। आपके सीटेट का एग्ज़ाम जो है को होने वाला है, आपके लिए समय काफ़ी कम है, ठीक है। और बाकी विषय का भी आप लोग तैयारी कर रहे होंगे और इसका आपको नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अगर व्हाट्सअप करेंगे तो आपको जो है इसका नोट्स मिल जाएगा। बाकी की जानकारी आपको व्हाट्सअप पर ही मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आज की टॉपिक है अपना पक्षियों के पंजे। इसको आप लोग देखेंगे। पक्षियों के पंजे में पानी में तैरने वाले पक्षियों के पंजे झिल्लीदार होते हैं। तो पानी में जो तैरने वाले पक्षियां होते हैं उसके पंजे जो होते हैं झिल्लीदार होते हैं। आप लोग जब बतख को देखेंगे तो बतख का पैर जो है इस तरीके से होता है क्योंकि इसको पानी में तैरने में मदद करते हैं, ठीक है। झिल्लीदार पंजे जो है तैरने में मदद करते हैं, ठीक है। चलिए, बतख, राजहंस और पेलिकन के पैर जो होते हैं झिल्लीदार होते हैं। आगे 3 और पीछे 1 उंगली वाले पंजे टहनियों पर बैठने में मदद करते हैं। जैसे कि बत्तख के अलावा अन्य कोई पक्षी होते हैं तो उसके 3 इस तरीके से पंजे होते हैं तो उसको जो है इसी टहनियों पर बैठने में मदद करते हैं। इसको आप लोग याद रखेंगे। गौरैया के पंजे टहनी पर बैठने के लिए उपयुक्त होते हैं। गौरैया के पंजे जो होते हैं टहनी पर बैठने के लिए उपयुक्त होते हैं। इस तरीके के होते हैं, वो टहनी पर आसानी तरीके से बैठ जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है अपना, आगे की ओर फैले पंजे नरम सतह पर चलने में मदद करते हैं। तो आगे की ओर इस तरीके से फैले पंजे जो होते हैं नरम सतह पर चलने में इसको मदद करते हैं। लंबी टांगों और उंगलियों वाले पक्षी पानी के किनारे आसानी से चलते हैं। तो लंबी टांगों वाले और उंगली वाले पक्षी जो होते हैं नदी के किनारे आसानी से चलते हैं। जैसे कि आप लोग बगुला को देखेंगे तो लंबी टांगें होती है और नदी के किनारे जो है आसानी से चल सकते हैं। जैसे करेन, सारस और बगुला पानी में मछली पकड़ने के लिए सक्षम होते हैं, ठीक है। तो करेन, सारस और बगुला को देखेंगे तो उनके पैर जो होता है इस तरीके से लंबी टांगें होती है क्योंकि वह मछली को पकड़ने में आसान होता है। उसके बाद मुड़े हुए और तेज नाखून वाले मजबूतदार पंजे शिकार पकड़ने में मदद करते हैं। तो जैसे कि मुड़े हुए पंजे होते हैं इस तरीके से उनको शिकार पकड़ने में मदद करता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे चील की पंजा जो हो जाए इस तरीके से मुड़े होते हैं क्योंकि वह अपने पंजे से शिकार करते हैं, ठीक है। चील, गीद और उल्लू के पंजे शिकार पकड़ने में मदद करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है अपना निफेंथिस। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप लोग इसको ध्यान से रखेंगे कि निफेंथिस इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। पिछले बार ये सीटेट में आपसे पूछा गया था निफेंथिस जो है कहाँ पाया जाता है, तो इंडोनेशिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया, भारत के मेघालय में पाया जाता है, ठीक है। निफेंथिस एक कीट भक्षी पौधा होता है। निफेंथिस जो होता है एक कीट भक्षी पौधा होता है, मतलब कि अपने उसके पास एक विशेष प्रकार का गंध होता है, वो जो है अपने और आकर्षित करता है छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को, उससे ही वो अपना भोजन करती है। यह कीड़ा मकोड़ों और छोटे जीवों को शिकार करता है। यह पौधे लंबे घड़े जैसे दिखाई देता है। ये सभी पॉइंट जो है आपको सीटेट में देखने के लिए मिल जाएगा। इससे संबंधित आपको कथन के तौर पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। घड़े के ऊपर पत्ती का ढक्कन होता है। तो आप लोग जब निफेंथिस पौधा को देखे होंगे तो इस तरीके से निफेंथिस पौधा होता है और इसके ऊपर इस तरीके से ढक्कन होता है और इसके अंदर कीड़ा फंस जाने के बाद ये ढक्कन बंद हो जाता है, इसमें अंदर जो है शिकार मर जाते हैं, ठीक है। इसमें से खुशबू निकलती है जिससे कीड़े अंदर फंस जाते हैं। तो इसके ढक्कन जो इस तरीके से घड़ा तरह का बनाता है, इसके अंदर से खुशबू निकलती है और उसके अंदर जो है ये कीड़ा मकोड़े फंस जाते हैं, ठीक है। निफेंथिस को घटपर्णिक पौधा भी कहा जाता है। पिछले बार यही पूछा गया था घटपर्णिक पौधा किस पौधे को कहा जाता है, तो घटपर्णिक पौधा जो है निफेंथिस को कहा जाता है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। अन्य कीटभक्षी पौधे जो होते हैं डायरोसेरिया होता है, डायोनिया, सेरोसेनिया, यूटिकेलेरिया, ठीक है, ये भी होते हैं। तो आपको ये भी पॉइंट आपको देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है अपना क्रोटन, ठीक है। क्रोटन पौधा जो है मिट्टी की दशा के बारे में संकेत देता है। क्रोटन पौधा जो होता है मिट्टी की जो भी दशा है उसके बारे में संकेत देता है क्योंकि इसकी जड़ें जो हैं ज़मीन में ज़्यादा गहरी नहीं जाती है। तो क्रोटन के पौधा की जड़ जो होता है ज़मीन के ज़्यादा गहरे तक नहीं जाती है, जिससे जो किसान पता कर लेता है कि ज़मीन में पानी की आवश्यकता है। मिट्टी सूखी पड़ने पर इसकी पत्तियां जो है सूखकर झड़ने लगती है। यह पौधा मिट्टी के सूखने का संकेत देता है, ठीक है। आप लोग इसको याद रखेंगे। उसके बाद रेगिस्तानी ओक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये भी। रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक जो है कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 11 से 12 फीट की होती है। रेगिस्तानी ओक की ऊंचाई जो होता है लगभग 11 से 12 फीट तक की होती है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है इसकी पत्ती बहुत कम होते हैं। तो इसकी पत्तियां जो होते हैं बहुत कम होती हैं। इसकी जड़ें 250 से लेकर के 300 फीट गहराई तक जाती है। रेगिस्तानी ओक का जो पेड़ जड़ें होते हैं 250 से लेकर के 300 फीट गहराई तक जाती है। यह पेड़ अपने तने में पानी जमा करता है। रेगिस्तानी ओक जो होता है अपने
तने में पानी को जमा करता है। पानी की कमी से लोग इनके तने से पानी निकाल लेते हैं। अगर पानी की कमी होती है तो वहाँ पे लोग जो है इस तरीके से तने में पाइप डाल करके यहाँ से पानी निकाल लेते हैं। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे। उसके बाद है बरगद। बरगद के पेड़ में लटकन उसकी जड़ें होती है। बरगद के पेड़ आप लोग देखेंगे इस तरीके से, उसमें इस तरीके से जड़ें लटकी हुई है, उसकी टहनी नहीं होती है, वो जड़ें होती है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ये जड़ें टहनियाँ से निकलती है, ये जड़ें जो होता है टहनियाँ से निकलते हैं, बढ़ते बढ़ते ये ज़मीन में चली जाती है। ये जड़ें मजबूत खंभे की तरह पेड़ को सहारा देता है। ये जड़ें जो होता है मजबूत खंभे की तरह जो पेड़ों को सहारा देता है। ठीक है, उसके बाद है अपना पॉइंट सब्जियाँ। सब्जियाँ, अधिकतर सब्जियाँ पौधे के फूल होती है। अधिकतर सब्जियाँ जो होते हैं पौधे के फूल होती है। ठीक है, कुछ सब्जियाँ पौधे के फल भी होते हैं। कुछ सब्जियाँ जो होता है पौधे के फल भी होते हैं, जैसे कि लोहा, आयरन, गुड़, अम्ला और आयरन जो है आपको किससे, लोहा नहीं होगा यहाँ पे थोड़ा मिस टाइपिंग हुआ है। आयरन जो है आपके गुड़, अम्ला और हरी पत्ती सब्जियाँ से पाया जाता है। तो आयरन जो है आपकी कमी किस किस से पूरा होता है, तो आंवला और हरी पत्ती तरह सब्जियां का अगर खाते हैं तो आपको जो है आयरन की कमी दूर हो जाएगी। पिछले बार ये भी स्टेट में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सत्य है जिसका आयरन भरपूर करता है। तो आयरन भरपूर करता है गुड़, आंवला और हरी पत्ती आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है अपना विदेश से आने वाली सब्जियां। विदेश से आने वाली सब्जियां कौन कौन सी है, जैसे कि हरी मिर्च, टमाटर और आलू जो है आपको दक्षिण अमेरिका से आया हुआ है। ठीक है, तो हरी मिर्च, टमाटर और आलू जो है कहाँ से आया है, दक्षिण अमेरिका से आया हुआ है। हाँ, उसके बाद गोभी और टमाटर यूरोप से आए हुए हैं, सॉरी मटर, गोभी और मटर जो है कहाँ से, यूरोप से आए हुए हैं। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। ओके, कॉफ़ी बीन्स और भिंडी जो है अफ्रीका से आए हैं। कॉफ़ी बीन्स और भिंडी कहाँ से आए हैं, तो अफ्रीका से आए हैं। ठीक है, सोयाबीन चीन से आई हुई है। सोयाबीन जो है कहाँ से आई हुई है, तो चीन से सोयाबीन आया हुआ है। ठीक है, चलिए आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख, पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पौधे के भाग जिन्हें हम खाते हैं, पौधे के कौन से भाग हम लोग खाते हैं, जैसे कि जड़ के समूह में कौन कौन से पौधा आता है, जैसे कि मूली, गाजर, चुकरकंद, टेपियोका, शकरकंद, ये सब जड़ होते हैं। तो आपको एग्जाम में ये भी देखने के लिए मिल सकता है। तो जड़ के समूह को चुने। जड़ के समूह कौन कौन से हैं, मूली, गाजर, चुकरकंद, उसके बाद टेपियोका और शकरकंद, ये सब जो होते हैं जड़ होते हैं। ठीक है, उसके बाद तना में कौन कौन से आते हैं, तना में आपको प्याज, आलू, अदरक, ठीक है, तना आते हैं। प्याज, आलू, अदरक जो होते हैं वो तना होते हैं पौधा का। उसके बाद पत्तियाँ कौन कौन से होते हैं, धनिया का पत्ता, पत्ता गोभी, अरबी, पालक, ठीक है, करी पत्ती, ये सब जो होते हैं पत्तियाँ होते हैं। सिटेट में ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद बीज, चना, बाजरा, सरसों और गेहूँ, धान। ठीक है, चना, बाजरा, सरसों और गेहूँ और धान, ये सब बीज होते हैं। ठीक है, चलिए फूल और फली, सहजन, केला, कचनार, ये जो है फूल और फली होते हैं, सहजन, केला, कचनार। ठीक है, उसके बाद मटर है। मटर फली के रूप में खाए जाते हैं। मटर के इस तरीके से फली होता है, ये फलियाँ के रूप में मटर को खाया जाता है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना झूम की खेती, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। झूम की खेती, झूम खेती एक तरीका सामान्य खेती से अलग होता है। झूम की खेती जो होता है एक सामान्य तरीके से अलग होता है। इसकी खेती जो है एक फसल काटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक खाली छोड़ दिया जाता है। झूम की खेती जो होती है तो एक फसल जब करती है तो उस खेत को कुछ सालों तक ऐसे छोड़ दिया जाता है। छोड़ने के दौरान इस दौरान ज़मीन में खेती नहीं की जाती है। जब खाली छोड़ा जाता है तो इस दौरान जो है ज़मीन में किसी प्रकार की कोई भी खेती नहीं की जाती है। उग गए बांस और जंगल को उखाड़ा नहीं जाता है। तो उगे हुए बांस जब कुछ समय तक इसको छोड़ा जाता है तो उसमें जो भी जंगल उगता है उसको उखाड़ा नहीं जाता है। पेड़ पौधों को गिराकर जला दिया जाता है। तो उनको जो है ज़मीन में ही उसको नीचे की ओर तोड़ करके उसे गिरा दिया जाता है, फिर वहीं पे उसको जला दिया जाता है। जली हुई राख ज़मीन के लिए खाद का काम करती है। जली हुई राख जो होता है ज़मीन के लिए खाद का काम करती है। आप लोग इसको याद रखेंगे। झूम की खेती कई बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अपना नेक्स्ट पॉइंट है आग लगाते समय आसपास के जंगल को नुकसान न हो इसका ध्यान रखा जाता है। जब झूम की खेती की उस तरीके से जंगल को गिरा दिया जाता है तो वहाँ पे उसमें आग लगाया जाता है। तो जलाने के लिए आसपास के ये भी चीज़ ध्यान रखा जाता है कि वहाँ पे किसी चीज़ में आग ना पकड़े। ठीक है, उसके बाद खेती के समय ज़मीन को जोता नहीं जाता है।
मिट्टी को हल्के एवं हिलाकर बीज को छिड़काव किया जाता है। तो मिट्टी को जो है इस तरीके से खेत को जोता नहीं जाता है, उसमें जो है छोटे छोटे इस तरीके से हल्का हल्का उसको खोद करके उसमें बीज का छिड़काव किया जाता है। ठीक है, एक ही खेत में कई फसलें बोई जाती है। तो गेहूं की खेती में जो है इस तरीके से एक ही खेत में कई तरह के फसलें बोई जाती है। आप लोग इसको याद रखेंगे, जैसे कि मकई, चावल, मिर्च और सब्जियां इस तरीके से उगाया जाता है। अनचाही घास को उखाड़ा नहीं जाता है, केवल गिरा दिया जाता है। तो अनचाही घास जो होता है उसको उखाड़ा नहीं जाता है, केवल जो है उसको गिरा दिया जाता है। तो गिरी हुई घास मिट्टी में मिलकर उसे उपजाऊ बनाती है। ठीक है, झूम खेती को स्थानांतरित खेती भी कहा जाता है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, झूम खेती को क्या कहता है? तो स्थानांतरित खेती भी कहा जाता है। ठीक है, यह खेती उत्तर पूर्वी पर्वतीय और आदिवासी क्षेत्रों में होती है। यह जो है खेती जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्रों में होती है। ठीक है, और उसके बाद इन जनजातीय कृषि भी कहा जाता है। झूम की खेती जो होता है इनको क्या कहता है? जनजातीय कृषि भी कहा जाता है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। उसके बाद एक पॉइंट है आपको, झूम की खेती कहाँ होती है? झूम की खेती जो होता है आपको ये मिजोरम में होती है। तो आप लोग याद रखेंगे झूम की खेती कहाँ होती है? कि मिजोरम में होती है, मिजोरम में होती है। ठीक है, पिछले वीडियो में भी हम आपको बताए थे कि झूम की खेती कहाँ होती है, कहाँ? मिजोरम में होती है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। अगर आप लोग इसका नोट्स लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप लोग को मैसेज करेंगे तो आपको वहाँ पे नोट्स जो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।